Hello everyone, we are going to read chapter number 3, periodic classification of elements. So प्रीवियस चैप्टर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने देखा था थ्योरी के तौर पे, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का थ्योरी था। फिर उसका क्वेश्चन आंसर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन लेवल 1 क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और MCQ उसका होगा। इस चैप्टर के बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन का ये पूरा एक लंबा सा थ्योरी का वीडियो होगा। उसके बाद इसी पर क्वेश्चन होगा लेवल 1 का। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग इसी का क्लास 9 का है ये। सो क्या क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है, एलिमेंट्स की कितने सारे एलिमेंट्स है। फिर डॉबर्नियर स्ट्राइड हमको देखना है। फिर न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, डॉबर्नियर स्ट्राइड। उसके बाद मेंडलीव्स पीरियड टेबल, और इस पीरियड टेबल में क्या कमियां थी मेंडलीव्स के पीरियड टेबल में, ये रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव्स। और उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड टेबल का कैसे विकास हुआ, इसमें मोस्ले, एक साइंटिस्ट का नाम था मोस्ले, इसमें मोस्ले का क्या कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाने में, जो आज हम लोग देखते हैं पीरियड टेबल। और फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियड टेबल में एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को पहले समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या है, और फिर इनका मॉडर्न पीरियड टेबल में किस तरह डिक्रीज करते हैं इंक्रीज करते हैं जब हम ग्रुप्स में जाते हैं नीचे की ओर, या पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, कितने ग्रुप्स हैं कितने पीरियड्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में। ठीक है, तो इस चीज़ को एक तरह से हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक इसमें मॉडर्न पीरियड टेबल ही है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल नेचर है वो किससे डिसाइड होता है। तो अल्टीमेटली ये मेन जो कंसेप्ट है, यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूँ। एक कंसेप्ट है कि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल उसका वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करेगा, केमिकली बिहेव करेगा, वो डिसाइड होता है उसके जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, और खास करके लास्ट ऑर्बिट में, मान लो डॉट 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 लास्ट ऑर्बिट है इसका, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट, स्पेशली लास्ट हमारे ऑर्बिट में जो वैलेंस शेल कहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर डिपेंड करता है उस एलिमेंट का क्या केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये कैसे होता है केमिकल प्रॉपर्टी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सोडियम का क्या लिखते हैं, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक लेते हैं क्लोरीन, 2, 8 और 7, बिकॉज सोडियम का ऑफकोर्स एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 11 है, और क्या क्लोरीन का क्या है 17 है। तो लास्ट वैलेंस सेल में सोडियम का हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके वैलेंस सेल में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि किसी को दे दे, और ये किसी को जब ये दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी इस पर Na+ का चार्ज आ जाएगा। और Cl क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, क्योंकि ये इसको 8 बनाना चाहेगा, 7 को क्या बनाना चाहेगा 8 बनाना चाहेगा। हालांकि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2n² का हमारा क्या है, 2n² का रूल याद है ना, n = जब 3 पुट करेंगे तो 2 × 9 18, तो थर्ड में भले 18 मैक्सिमम रह सकते हैं, लेकिन फिर भी 8 रहने पर ये वो समझ में आएगा आपको, क्योंकि ऑर्बिट्स में भी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा ऑर्बिटल्स तो अभी जानना भी नहीं है 9th में ना, तो ऑर्बिट्स में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, वो सब। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 रख सकते हैं। तो खैर वो सब अभी इतना जान लो कि एक इसको चाहिए ताकि 8 हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कहीं से लेगा तो इस पर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। अभी भी इस Cl- में प्रोटॉन की संख्या 17 ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी। इसीलिए एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए एक माइनस से इसको डोनेट करते हैं। और इसमें क्या है हमारा, अभी भी इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, लेकिन इसमें
इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी को दे दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन 11 और Cl माइनस में 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज है। और इसमें सिंस Na प्लस में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए Na प्लस है, क्योंकि प्रोटॉन्स ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो देख रहे हो ये जो आउटर मोस्ट है, न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है जब भी केमिकल रिएक्टिविटी की बात होगी या किसी भी एलिमेंट्स के केमिकल नेचर की बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर डिपेंड करता है मोस्टली उस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए हम लोग जैसे से आगे बढ़ेंगे, ये कंसेप्ट था जो मैं चाहता था कि ये सब लोग समझें। वैसे भी एक टेबल सॉल्ट जो घर में खाते हैं हम लोग, नमक, वो NaCl होता है। तो NaCl और कुछ नहीं बल्कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? Cl को। तो Na प्लस और Cl माइनस क्या बना रहता है? NaCl। ठीक है, NaCl टेबल सॉल्ट यही है ना जो घर में खाते हैं हम लोग, जो नमक खाते हैं, इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। खैर एक एग्जाम्पल है। तो समझ में आ रहा है न्यूक्लियस का कितना कम रोल है इन चीज़ों में। हाँ, जब साइज वगैरह की और जेड इफेक्टिव की बात होगी और कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा तब वहाँ पर अलग चीज़ है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेनली इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिवली लास्ट ऑर्बिट के या फिर कहो वैलेंस शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उस पर डिपेंड करता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं कि पहले से ही एलिमेंट्स चाहे गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर ये सदियों से जाने गए हैं ऑफ कोर्स। और फिर 10 फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ, तो पहली बार 1649 में एक किसका डिस्कवरी? फॉस्फोरस का हुआ था, है ना, ऑफ एलिमेंट, हाँ, हेनिंग ब्रांड का। ये बस ऐसे ही जानने के लिए है। तो अभी तो मॉडर्न पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट्स है। मॉडर्न पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट्स है। और सबसे पहला जो क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे, उस समय 180 नहीं थे, अभी है मॉडर्न में, पहले तो कम एलिमेंट्स ही थे जाने हुए। तो जितने एलिमेंट्स उस समय जाने गए थे उसी समय जोहान डॉबर्नियर नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने सोचा कि क्यों नहीं इनको अरेंज किया जाए, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स तो होंगे 2-3 एलिमेंट्स जिनका आपस में तो क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। फिर उनका एक ग्रुप बनाऊंगा और एक दूसरा फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ऐसे तो ग्रुपिंग्स होंगे ना, क्योंकि मान लो बहुत कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो इतने सारे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका, मान लो 3 एलिमेंट्स ऐसे जिनका आपस में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बराबर है, कुछ ऐसे हैं तो इनको साथ में रखेंगे, इनको साथ में रखेंगे, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। समझ में आ रहा? तो जोहान डॉबर्नियर ने 1817 में एक ट्रायड का कंसेप्ट दिया और कहा कि जैसे देखो उन्होंने एग्जांपल दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब ध्यान देना कैल्शियम का भी वैलेंसी 2 है, स्ट्रोंशियम भी मेनली प्लस वैलेंसी 2 और बेरियम भी वैलेंसी 2। और ये तीनों का जो अब सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो लगभग लगभग इनका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। इनफैक्ट ये सेकेंड ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं और कह सकते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो उन्होंने कहा कि देखो कैल्शियम का कितना है मास 40 और हमारा बेरियम का कितना मास है, हमारा बेरियम का अगर देखोगे तो कितना है 137.32 जो भी हो, और इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो किसका मास आ जाएगा, स्ट्रोंशियम का। स्ट्रोंशियम का मास कितना है 87.62। तो इन्होंने ट्राइड मतलब होता है, ट्राइड मतलब 3, है ना, तो 3 एलिमेंट्स। तो इस तरह के उन्होंने ट्राइड्स बनाए। एक ये ट्राइड था, एक ट्राइड था इसका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑफ कोर्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये तीनों का जो वैलेंसी है वो -1 है ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रोमीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर जानना चाहते हो तो क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का कितना है 35 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। बट डॉबर्नियर ने नोटिस किया कि he noticed that a group of 3 elements like calcium, strontium and barium showed similar chemical properties and there was a regular trend in their physical properties when these elements are arranged in an increasing order of atomic weight. The atomic weight of strontium, यहाँ लिखा भी हुआ है, the atomic weight of strontium
is approximately equal to the average of the atomic weight of calcium and barium. Of course वहाँ करके आप देख सकते हो, लेकिन कुछ और ट्राइड लेटर 1829 में कुछ और ट्राइड उन्होंने खोजा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कहा कि देखो तीनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास उसको ऐड करोगे आयोडीन के एटॉमिक मास से और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, मतलब कि क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो बराबर किसके है, ब्रोमीन के एटॉमिक मास के। तो एक ट्राइड ये हो गया। फिर LiNa के एक फेमस है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये फॉस्फोरस नहीं है, ये पोटेशियम है। तो ऑफकोर्स लिथियम और ये तीनों भी सेम प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। तो ये ट्राइड हो गया। तो 3 ट्राइड तो मेनली बताया उन्होंने। एंड प्रपोज देयर नेचर कंटेंट ट्राइड ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। और वैसे भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का कितना बैलेंस होता है, तीनों का मेनली एग्जिस्ट करते हैं +1 होता है, क्योंकि तीनों चाहते हैं कि उनका एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो किसी को दे, ताकि वो क्यों देंगे, ताकि वो स्टेबल हो जाए। एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल। यू आर, आप पढ़ भी हो ताकि स्टेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि पढ़ोगे तो फिर चाहोगे जॉब बोलोगे तो स्टेबल होने के लिए। सो एवरीथिंग वी डू सो दैट वी बिकम स्टेबल। तो एलिमेंट्स के साथ भी यही है कि ये लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं। ये लोग अनस्टेबल में रहते हैं और एक अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और आपने देखा NaCl का मैंने एग्जांपल भी दिया। तो ऑफ कोर्स ये मॉलिक्यूल्स हमारे डेली लाइफ के यूज में भी होते हैं। तो एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट तो ये हो गया। तो 3 ट्राइड तो ये तो जो लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। एलिमेंट्स की खोज बढ़ते जा रही थी और ये कम पड़ रहे थे इस तरह के बार बार ट्राइड्स निकालना। कुछ और हमें पुख्ता कुछ बेसिस चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन करके इनको अरेंज कर सके इन एलिमेंट्स को। तो फिर एक 1864 में इंग्लिश केमिस्ट हैं जॉन न्यूलैंड, और इन्होंने कहा कि जिस तरह जैसे सारे गामा पा ये जो नहीं नोट्स होता है हिंदी में, तो उसी तरह हिंदी में जो म्यूजिक है ना ये बेसिक होता है सारे गामा पा, उसी तरह जो इंग्लिश म्यूजिक है उसका भी बेसिक कुछ इसी होता है, और वो भी 8 ही होता है, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो ये 8 होता है। तो उसी तरह इंग्लिश म्यूजिक में भी 8 होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, तो जो पहला एलिमेंट्स है ये अपने इसको लिखते जा रहा है, एलिमेंट्स लिखते जा रहे हैं। तो ये जो 8वां एलिमेंट आएगा ना, तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का क्या है प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बराबर सेम दिखेगा। जैसे देखो लिथियम, लिथियम लिखा तो 1 2 3 4 5 6 कितने गया 7 8, 8वां पर कौन है, सोडियम आया। और लिथियम और सोडियम के दोनों का वैलेंसी तो +1 ही है। या फिर यूं कहो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, लिथियम का 2 और 1। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 और 1 है। तो दो देखो अंतिम यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये चाहेंगे किसी को डोनेट कर देना ताकि 2 ये रहेगा तो ये स्टेबल रहेगा, और ये 2 8 में रहेगा तो स्टेबल रहेगा। मैंने बताया था। वैसे भी पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, याद है ना फॉर्मूला 2n², n=1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो इसी तरह से बेरिलियम को देखो, तो बेरिलियम से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के भी +2 वैलेंसी होते हैं और मैग्नीशियम के भी +2 वैलेंसी सेम होते हैं। मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एटॉमिक साइज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, अभी नहीं वो सब कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज की बेसिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी कहते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली कोशिश होती है कि उनको एड्रेस किया जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हो। फिर बोरॉन का देखो, बोरॉन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑफ कोर्स बोरॉन और एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज तो सेम ही है ना, क्योंकि इसका भी वैलेंसी +3 है और एल्युमिनियम का वैलेंसी भी +3 है। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह की इसको अरेंज किया, और ये रहा ये टेबल आपके सामने। इन्होंने कहाँ तक अरेंज किया, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम। देखो स्कैंडियम टाइटेनियम का उस समय खोज नहीं हुआ था, देख रहे हो। कैल्शियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 20 है, बट उस समय स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये तीनों का खोज नहीं हुआ था, इसलिए सीधे 20 के बाद ये कैल्शियम के बाद सीधे क्रोमियम पे पहुंच गए। जबकि बीच में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम होगा, उसके बाद क्रोमियम, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, टिन, जिंक। ठीक है,
तो फिर इसको किस तरह से उन्होंने अरेंज किया है देखते, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, फिर इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, रुबिडियम, ब्रोमीन तो ऊपर चल रहा है। अच्छा ध्यान दो, ये एच और एफ है, देखो एफ के बाद ये सी एल है, एफ और सी एल का प्रॉपर्टी सेम होगा, बी आर का भी प्रॉपर्टी सेम होगा, आई का भी प्रॉपर्टी सेम होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पहला एलिमेंट, आई होप कि आप इसको लोगे, और इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8, 8 है ना, इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और म्यूजिक नोट्स का मैंने एग्जांपल दिया ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8वां सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा से शुरू हुआ और सा पर ही खत्म हो रहा है, उस तरह से। कुछ इस तरह से न्यूटन का 1864 में इंग्लिश केमिस्ट है, और 56 एलिमेंट्स को उन्होंने उस समय अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बहुत नोशन था कि एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी के अनुसार अरेंज करें, बट अभी का जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, और एटॉमिक किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन करता है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जल्दी से थोड़ा सा। आई होप कि पीरियड टेबल सारा याद हो, कम से कम 30 तक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो कम से कम याद होना चाहिए। द लॉ स्टेट, लेकिन इस इनके थ्योरी में भी कमी थी, तो क्योंकि आज द लॉ स्टेट दैट, क्योंकि एक तो 56 एलिमेंट्स कहीं थे, और बाद में जो नए एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ रखा जाए, और इसमें यह भी था कि द लॉ स्टेट 8 एलिमेंट्स इज काइंड ऑफ फर्स्ट न्यूटन सिस्टम क्लासिफिकेशन फेल्ड टू एक्सप्लेन। देखो, न्यूलैंड सिस्टम का एक मेन ड्रॉबैक था कि न्यूलैंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज इन हायर एलिमेंट्स, है ना। हायर, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, हायर एलिमेंट्स में हम पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज होते जाती है एलिमेंट्स के बीच में, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होते जाती है। तो इसको तो न्यूलैंड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अनुसार तो पहला एलिमेंट 8वें के प्रॉपर्टी को रिसेंबल करेगा या मैच करेगा, तो एक मेन ड्रॉबैक था। ड्रॉबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेनी अदर्स, तो ड्रॉबर्नियर का जो ट्रायड है, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है, एंड मेनी अदर साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देयर एफर्ट्स अल्टीमेटली इनेबल द रशियन केमिस्ट मेंडेलेव टू कंस्ट्रक्ट हिज पीरियड टेबल इन 1869। तो ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कर दिया 1864 में, और जस्ट 5 साल बाद क्या हुआ हमारा, क्या एक नया पीरियड टेबल एक तरह से अरेंज करके मेंडेलीव ने कहा। और इनका फेमस ये स्टेटमेंट है इसको लेकर कि उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया। वो ये कहा कि ही स्टेटेड इन हिज फेमस पीरियडिक लॉ, ओके, दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है उसके अनुसार उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करते हैं, कि एटॉमिक वेट जो है एक बेसिस हो सकता है, एक अच्छा बेसिस हो सकता है, जिससे कि हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैनर में, ताकि जब भी हम उसको देखें तो हमें समझ में आए कि ओके, हम उसको जनरलाइज कर सकें कि अच्छा हम लेफ्ट से राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, एटम्स का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा या घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा, एनुलेशन पोटेंशियल का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, एटॉमिक वेट के बेसिस पे हमें अरेंज करना चाहिए किसको, एलिमेंट्स को। लेकिन आपको पता है कि मॉडर्न जो पीरियड टेबल है, जो मोस्ले, हेनरी मोस्ले के थ्रू दिया गया है, उनका उल्टा कहना है। उनका कहना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उसको देखेंगे, लेकिन फिर भी मेंडलीव ने जो किया वो काफ़ी अच्छा काम था। और आप देखोगे कि उन्होंने जगह भी छोड़ा था अपने पीरियड टेबल में, और कहा था कि इनके बीच में कुछ जगह इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जिसकी भी खोज नहीं हुई है। और ऑफ कोर्स वो एलिमेंट आया भी, और वो फिट बैठ रहा था। लेकिन उस मेंडलीव पीरियड टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक थे। पहले तो देखते हैं कि कैसे उन्होंने अरेंज किया था। मतलब एक तो बता दिया कि किस बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। अब उनका हम देखते हैं। Like in Newland, he also arranged the then known 63 elements in the increasing order of their atomic weights in his periodic table in 8 vertical column and 6 horizontal rows। तो वर्टिकल कॉलम यानी कि नॉर्थ साउथ, इसी को कॉलम कहते हैं नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रो कहते हैं। तो वर्टिकल कॉलम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को ही जो जाता है इसको हॉरिजेंटल रो कहते हैं। तो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और
6 हॉरिजेंटल रोज थे, और हमारे अभी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 7 हॉरिजेंटल कॉलम्स, हॉरिजेंटल क्या है, रोज हैं, हॉरिजेंटल रो हैं या जिसको पीरियड भी कहते हैं, और हमारा 18 ग्रुप्स है, ये है ना 18 ग्रुप्स है। खैर जो भी हो, तो उस समय 63 एलिमेंट्स भी तो था, आज तो 118 भी है ना। तो after the discovery of novel gases and radioactivity elements, another version of Mendeleev table was published in 1905. In this version, zero group was added to accommodate the noble gases. Of course, noble gases कौन कौन होते हैं? नियोन, ऑर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये सब, बिकॉज ये फुलफिल्ड ऑर्बिट्स हैं। नियोन का देखो 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो 28 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑफ कोर्स ये स्टेबल है, तो किसी से रिएक्ट नहीं होना चाहेगा, तो इसी का यूज़ हम लोग बल्ब में भी यूज़ करते हैं। ऑर्गन गैस का भी देखो 288 है ना, ये भी काफ़ी स्टेबल है, तो इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? बल्ब में, ताकि बल्ब के अंदर जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर है टंगस्टन का, उसको वो रिएक्ट ना करे। अगर ऑर्डिनरी एयर फिलअप किया जाएगा बल्ब्स के अंदर तो वो रिएक्ट करके टंगस्टन खराब हो जाएगा बल्ब जल्दी, लेकिन ऑर्गन सिंस नॉन रिएक्टिव है तो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जिसके चलते बल्ब्स में अधिकतर ऑर्गन गैस फिल किए जाते हैं, ऑर्गन गैस। उसी तरह क्रिप्टन है, तो नोबल गैस को एक जीरो ग्रुप में डाल दिया गया था जब 1905 में फिर से एक मेंडलीव हमारा फिर से पीरियड टेबल छपा था, वाज एट रिमेंबर एंड 7 पीरियड फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ 1905। तो मेंडलीव पीरियड टेबल को देखते हैं। तो प्रीवियस जो एलिमेंट हमारा था ट्राइड्स बनाना, है ना, तीन ट्राइड्स मैंने देखे थे, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। तो इसमें फिर मेरिट्स ऑफ पीरियड टेबल देखते हैं। मेंडली लेड सम गैप्स, मैंने कहा था ना सम गैप्स इन हिज पीरियड टेबल फॉर, अच्छा मेंडली पीरियड टेबल कहीं एनसीईआरटी वगैरह में होगा, यहाँ तो नहीं दिया इस बुक में, अब देखना उसको। ओरिजिनल मेंडली जो पीरियड टेबल था जो उन्होंने खुद बनाया था, उसको जरूर देखना है। Mendeleev left some gap in his periodic table for some of the then unknown elements based on the property of the other elements present in the same group. He named these missing elements एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, यही एका बोरोन बाद में जाके बना सिलिकन। एका एल्युमिनियम, यही एका सिलिकन नहीं, एका बोरोन को क्या नाम दिया गया था? नहीं, एका एल्युमिनियम को तो गैलियम नाम दिया गया था बाद में, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा, तो उस तरह से एकाएक उन्होंने इमेजिन किया कि ये शायद एका में एल्युमिनियम एक नेम दिया था। बाद में एका एल्युमिनियम को ही हमको गैलियम देखने को मिला, फिर एका सिलिकॉन है। लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेयर, अच्छा देखो लिखा भी हुआ है, एका बोरोन ही बाद में स्कैंडियम हुआ, तो जो स्कैंडियम वैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। फिर गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, और इसका प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से काफ़ी हद तक मिलता है। फिर सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। और सिलिकॉन्स का यूज चिप्स बनाने में होता है, क्योंकि इनका एक फेमस प्रॉपर्टी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है, ठीक है, जबकि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसी ये एक बहुत बड़ी खूबी है सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर हैं और इन्हीं को मेटेराइज कर दे, तो मेटेराइज का कोई एग्जांपल पूछेगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। एल्युमिनियम एक मेटल है ऑफ कोर्स, ठीक है, और बोरॉन हो गया, फिर स्कैंडियम हो गया। तो जर्मेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर देखते जाना है। एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का हो जाएगा, सिलिकॉन 32 है ना, गैलियम के बाद जस्ट जर्मेनियम आता है, ठीक है। तो उसके तो पहला है कि उन्होंने कुछ गैप्स लेफ्ट किए थे और कहा था कि ये यहाँ कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि रिजेंबल करता है। आप उनका ओरिजिनल पीडीएफ देखना, वहाँ पर यही नाम लिखा हुआ है, और बाद में उस नाम की जगह ये सब जो डेटा डिस्कवर हुआ तो उसको वहाँ से रिप्लेस किया गया उस नाम से। So Mendeleev corrected the doubtful atomic weight of sub-elements. For example, the atomic weight of indium, that is 76, was based on the assumption that indium oxide has the formula of INO. This atomic weight placed indium, which has metallic property, among the non-metals. Mendeleev corrected the formula of indium oxide from INO to IN2O3. Based on this corrected formula, the atomic weight of indium is 113. He also corrected the atomic weight of the elements beryllium and uranium.
अच्छा, यूरेनियम का ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनफैक्ट ये नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसको ये आर्टिफिशियल नहीं है। ओके, यूरेनियम एक नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है मेनली, ताकि वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यूरेनियम का यूज करके एनर्जी जनरेट किया जाता है, मेनली हीट एनर्जी ही, और फिर उसी तरह से वाटर को उस एनर्जी के थ्रू गर्म करके और उस स्टीम से टरबाइन चलाया जाता है और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 90, 93, 94, 95, उन सबको ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक, और वो सब आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली मेड हैं रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इनफैक्ट तो एक तो मेंडलीफ ने कुछ गैप्स छोड़े थे दो एलिमेंट्स के बीच में कई जगह, और कहा था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इनके आसपास के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता हो, या जिसका शायद एटॉमिक वेट इतना होता हो। तो और दूसरा कि उन्होंने इंडियम जैसे का एटॉमिक वेट उसको रिफॉर्म भी किया, एटॉमिक वेट को करेक्ट किया और कहा कि 76 नहीं होगा, इंडियम का असली एटॉमिक वेट क्या है 113 है, और वो फार्मूला को करेक्ट करके उन्होंने इसको बताया था। फिर बेरिलियम और यूरेनियम का भी, अच्छा यूरेनियम का एटॉमिक वेट तो 92 है, लेकिन यूरेनियम का एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 है, लेकिन यूरेनियम का एटॉमिक वेट कितना है, यूरेनियम का एटॉमिक वेट 92, यूरेनियम का 238, ऑफ कोर्स 238, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है 238, यूरेनियम को यूं ही लिखते हैं, और ये 92 का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अच्छा सॉरी एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट और कंपाउंड में काफ़ी अंतर होता है। इनफैक्ट जब हम लोग नेचर ऑफ मैटर्स पढ़ रहे थे तो हमने 3 चीज़ पढ़े थे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड्स और कुछ नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और मिक्सचर क्या है, डेफिनिट प्रोपोर्शन ना भी हो और जरूरी नहीं कि एलिमेंट्स ही हो इसमें, और मतलब मिक्सचर करने का मतलब एक कंपाउंड से काफ़ी अलग होते हैं, ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मिक्सचर का, और मिक्सचर और कंपाउंड में बहुत बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये है कि कंपाउंड प्योर फॉर्म एलिमेंट्स के ही डेफिनिट प्रोपोर्शन में जो उनसे मिल के बनते हैं, ये प्योर होते हैं। मिक्सचर जरूरी नहीं कि प्योर फॉर्म में ही हो, ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि किसी डेफिनिट फॉर्म में ही मिले। तो इस तरह से यूरेनियम एक एलिमेंट है, और इसका रिप्रेजेंटेशन देखो ऊपर 238 इसका एटॉमिक वेट और 92 एटॉमिक नंबर, और इसका सिंबल U, इस तरह से लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लो, जैसे कार्बन, तो कार्बन को 12 लिखेंगे और यहाँ पर 6, ये हो गया कार्बन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें लिमिटेशन क्या, तो लिमिटेशन देखो हुआ क्या, कुछ जगह ना जैसे कोबाल्ट और यूरेनियम में कुछ गलत हो गया। हुआ क्या कि कोबाल्ट को उन्होंने पहले रखा, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 58.9 है, और निकल का एटॉमिक नंबर कम है 58.6 है, फिर भी उन्होंने निकल को बाद में रखा और कोबाल्ट को पहले, इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। उसी तरह टेलिरियम और इंडियम, इसका सॉरी आयोडीन का भी, आयोडीन है ये हाँ आयोडीन है, आयोडीन का 127 होता है, तो 126.9 अप्रॉक्स में 127 ही होगा। तो देखो, तो आयोडीन का एटॉमिक जो वेट है वो कम है 126.9 है, और टेलिरियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा है 127.6 है, फिर भी टेलिरियम को पहले रखा उन्होंने। ऑर्गन का भी यही हाल है, ऑर्गन तो का एटॉमिक वेट ज़्यादा है 39.9 पर है, और पोटेशियम के पोटेशियम है, फॉस्फोरस नहीं है, और उसका अधिक पोटेशियम का 39.10 है, और फिर भी कम एटॉमिक वेट होने के बावजूद ऑर्गन को पहले रखा गया और पोटेशियम को बाद में। तो ये 3 तरह के एग्जांपल मेनली कोट किए जाते हैं एनालोमस पेयर। इन मेंडलीफ periodic table there are some pair of elements in which the elements with high atomic weight is placed before that of the lower atomic weight in order to maintain the similarity in chemical properties। और ऐसा क्यों किया, खुद के ही जो था उनका कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे। खुद के ही जो स्टेटमेंट है उसको क्यों चेंज किया इनको लेकर,
क्योंकि सिमिलैरिटी टू मेंटेन द सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनके सिमिलैरिटी को मेंटेन करने के लिए उनके सिमिलैरिटीज को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और कोबाल्ट का कम होने के ज़्यादा होने के बावजूद भी निकल से पहले रखा। इस तरह से टेरियम और इंडियम के साथ है, टेरियम और आयोडीन के साथ, फिर आर्गन और पोटेशियम के साथ। इनफैक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बुक में, इसमें मेंडलीफ का पीरियड टेबल नहीं दिया है और केवल मॉडर्न दिया है, तो उसको जाकर देखने से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ उनके में कितने थे। 8 ग्रुप्स थे और 8 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? नॉर्थ टू साउथ जो हम जाते हैं, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं और मेंडलीफ में। और 6 क्या है? क्या होते हैं? हमारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है, यानी जिसको भी हॉरिजॉन्टल रोज भी कहते हैं। ROWS, वो ROS ही नहीं, वो तो रोज हो गया, ROWS। तो ये हमारा 8-6 हो गया। अब पहला क्रिटिसिज्म तो हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड। वैसे तो आज भी हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर प्रॉब्लम है कि उसको ग्रुप 1 में रखें या 18 में रखें। किसके साथ है? हाइड्रोजन्स के साथ। ओके, ग्रुप 1 में रखें या उनको हाइड्रोजन्स के साथ रखें। एक मिनट, मेंडलीव्स का दिया है क्या? इधर दिया है लगता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया है इसमें। एक मिनट देखते हैं। मेंडलीव्स इसमें ये है मेंडलीव्स का पीरियड टेबल, और इसके देखने में पता चल रहा है कि ये क्या है? 7 हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप्स हैं। और एक किधर गया? 1 2 3 4 5 6, इसमें पहले तो केवल 63 थे, तो अब इसमें शायद बदलाव हुआ है। तो 8 हमारे ग्रुप्स हो गए। और उसके बाद functions of atomic weight Tauber-Nies tried classification to explain। तो इसमें कहाँ कहाँ एक बार हम लोग ऑर्गन का देख लेते हैं, जहाँ पर वो आया था हमारा ऑर्गन और पोटेशियम। ऑर्गन और पोटेशियम की तरह ये रहा, ऑर्गन और पोटेशियम का बात हो रहा है, ठीक है, ऑर्गन और पोटेशियम। और एक था टेलुरियम और इंडियम, ऐसा था, टेलुरियम और आयोडीन उसका लेकर। तो ये हाइड्रोजन का पीरियड ये कोई फिक्स नहीं था, इसको लेकर भी आलोचना हुआ कि आप 0 में रखोगे कि 1 में रखोगे कि 7 में रखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिट है, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ए दूसरे को दे भी सकते हैं, फ्री बिल्कुल केवल बिल्कुल H+ बन जाएगा, तो वो भी पॉसिबल है, और एक H- भी पॉसिबल है। तो ये तय नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। तो और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अच्छा इस तरह से आगे बढ़े। फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, अच्छा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अच्छा इस तरह से फिर कॉपर। तो ये था, इसको आप देख भी सकते हो यहाँ पर। एक मिनट, क्या है? हम्म फिर तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। सिंस ये तो होना ही था, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मास नंबर के अकॉर्डिंग ही इन्होंने अरेंज किया था। तो बट देर इज नो पोजिशन फॉर आइसोटॉप्स इन मेंडलीव पीरियड टेबल। पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ऐसे होते हैं, 2 सेट्स ऑफ 14 एलिमेंट्स। लैंथेनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो f ऑर्बिटल में जाता है। और सिंस f ऑर्बिटल में, अभी तो पढ़े नहीं होगे ना, मैं लिख देता हूँ sp-d-f, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं मेनली। इसमें मैक्सिमम 2 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6, इसमें d में 10 और f में 14, ठीक है। तो जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं,
उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में जाता है, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसीलिए लैंथेनाइड्स जो कि पीरियड टेबल के नीचे रहते हैं, ये लोग यहाँ पर आप देखोगे तो उसमें 14 एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी क्या है 14 एलिमेंट्स हैं आपको मिलेंगे एक्टिनाइड्स में भी। तो उनका जो जगह था उस satisfied नहीं कर रहा था। Two sets of 14 elements which follow lanthanum actinium in the order of atomic weights have not been provided regular and separate place in the periodic table. They have just been put together along with the lanthanum and actinium respectively. Position of elements of groups 8. Three triads of transition elements are placed in group 8 of the periodic table. They should have been given separate position. They should have been given separate position. Group 8. आप group 8 देख सकते हो, इसमें जाके फिर से जो मेनली पीरियड टेबल था। एनोनोमस प्लेसमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एंड कोवैलेंट मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स उनको कहते हैं, जैसे आयरन एक ट्रांजिशन मेटल्स है। ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिट में जाता है। तो इनफैक्ट स्कैंडियम से लेके आपका जिंक तक, जैसे एक एग्जांपल बताओ, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आते हैं। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड अलोंग विद टिपिकल एलिमेंट्स अंडर द सेम ग्रुप। ये नहीं होना चाहिए था, है ना। सेम ग्रुप में आप ट्रांजिशन को भी रखोगे और अल्कली मेटल्स को भी रखोगे और फिर हैलोजेंस को भी रखोगे, इस तरह से तो नहीं होगा। कॉइनेज मेटल्स वेर प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स, तो ये भी गड़बड़ था। कॉइनेज मेटल्स कहने का मतलब जिनसे जैसे कॉइन बन सकता है, इस तरह से कॉइनेज मेटल जो जैसे सिल्वर हो गया ये सब, तो उनको भी अल्कली मेटल से रख दिया। जबकि अल्कली मेटल तो सोडियम होते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, ये सब ना, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, सेसियम, ये सब है अल्कली मेटल्स में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, ये सब। तो ये सब एनोमलीज थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी काफ़ी बेस्ट ट्राई था उनका इस, और उन्होंने फिर लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि ये जो ड्रॉबैक है इनको कैसे दूर किया जाए। तो वही हेनरी मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे, तो वहां से उन्होंने अब आते हैं नीचे, ठीक है, नीचे आते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा थ्योरी एक बताया, एक चीज कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। क्या होता है इसका मतलब कि किसी भी ये जो न्यू है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, यानी कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक मिनट, जैसे ग्राफ है और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू मान लेते हैं, और ये जेड, तो इसके बीच में जो स्ट्रेट पोर्शन है तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। तो उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है, दरअसल फ्रीक्वेंसी ये कहाँ से आ रही है, तो जैसे कोई मान लो एलिमेंट है, मान लो कोई मेटल ले लेते हैं और उस पर एक्सरे का ये बम्बार्डमेंट करेंगे, तो कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते समय वो किसी फ्रीक्वेंसी से जाएगा, बाहर निकलते समय वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, समझ में आ रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा। तो एच न्यू होता है वो एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, और ये ई क्या है, टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो और ये जो एलिमेंट था इसका मान लो एटॉमिक नंबर जेड है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पता लगाया कि रूट अंडर जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, यानी एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है, और इस तरह का ग्राफ आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जो मेंडलीव्स ने कहा कि हम एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे एलिमेंट्स को और उन्हें रीअरेंज करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि एटॉमिक वेट इज द प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ, यही उनका फेमस स्टेटमेंट था ना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ए प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मोस्टली ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ एलिमेंट है ना, कि कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये बोल दिया। तो यहाँ से हेनरी मोसले का सबसे बड़ा योगदान है, और यहीं पर सारा फिर से रीअरेंज हुआ। उसके पहले एक एग्जांपल देखते हैं, इज द डोबेनियर लॉ ट्राइड एप्लीकेबल फॉर फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एक्सप्लेन। तो फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31, एटॉमिक वेट लेना है, एटॉमिक नंबर नहीं। एटॉमिक वेट आर्सेनिक का 75 और एसबी का 121, तो देखते हैं तो यहाँ 76 आता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये जो डॉबर्नियर्स लॉ था वो क्या कहता था कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, बाय 2 करो, यानी एवरेज निकालो दोनों का। अगर वो बीच वाले का आ जाएगा, यानी कि जो भी तुम रखे हो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाएगा, तो ठीक है, वहाँ डॉबर्नियर्स लॉ फॉलो होगा। लेकिन कुछ केस में नहीं होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ तो हो रहा है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। क्या? एटॉमिक वेट। तो 12 प्लस 16/2 करोगे तो कितना जाएगा, 14। और 14 ही तो नाइट्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, नाइट्रोजन का, N2 का नहीं कह रहा हूँ, नाइट्रोजन केवल इन ले रहे हैं। तो इसमें तो होना चाहिए था डॉबर्नियर्स लॉ, लेकिन नहीं होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का सेम प्रॉपर्टी नहीं होता है, ऑफ कोर्स वे सेम ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से भी और इस कारण से भी, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। ऑक्सीजन अधिकतर बार -2 उसका वैलेंसी होता है, ये नाइट्रोजन का -3 होता है, और कार्बन का तो कहना ही नहीं है, ये तो +4। इस सब में इसका तो बड़े बड़े चेन्स बनते हैं इसके, कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और मजबूत मजबूत चेन्स बनते हैं। तो +4 का वैलेंसी, इस तरह का वैलेंसी शो करना। तो इसीलिए इसमें अगर 24 भी करें और 32 भी करें तो 4 2 6, 3 2 5 और ये कितना, 2 28। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए अगर ये जरूरी नहीं कि अगर इस तरह फॉलो भी करे तो इसका मतलब ये नहीं कि टोबेनियस ट्राइड बना देगा, क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अगर क्वेश्चन है ना एग्जाम में कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या ये डोबर्नियस ट्राइड बनाते हैं, तो कैलकुलेशन करने पर तो समझ में आ रहा है कि ये तो बनना चाहिए डोबर्नियस ट्राइड, क्योंकि कार्बन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तुम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि एवरेज निकालना है ऑफ कोर्स। तो देखोगे 14 आ रहा है, 14 तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता ही है। बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं और वो चीज अलग अलग है। तो इसीलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, भले ही ये फॉलो करे डोमिनियस स्टाइल को। तो शायद इसीलिए तो डोमिनियस स्टाइल को हम लोग नहीं भी मानते हैं ना। अब तुम्हारा मॉडर्न पीरियड टेबल है। खैर यहाँ तो 76 आया और आर्सेनिक का एटॉमिक वेट 75 होता है, तो ऑफकोर्स ये फॉलो नहीं। आर्सेनिक का कितना होता है, आर्सेनिक हमारा फॉस्फोरस के केस में होगा 15 नंबर हमारा। हाँ 15 नंबर। आर्सेनिक कितना है, 75 है। और हमारा एंटीमोनी आर्सेनिक 75, फॉस्फोरस एंटीमोनी 121.7 121.7 है, तो 122 भी कर सकते हैं। 122 और इधर इधर क्या है, 75 है, 75। तो लगभग बराबर आ रहे हैं, 31 + 122। ठीक है, क्योंकि बाई 2 करोगे तो 2 1 3, 3 2 5, 1/2, ये कितना जाएगा, 214, 2 8, 2 6 12, हमारे पास 76.5 आएगा। तो लगभग यस तो लिख रहा है, लेकिन लगभग बराबर है। ओके, ये लगभग बराबर है। 76.5 आ रहा है, इसका 75 है, तो कितना है इसका, आर्सेनिक का 75 है और 76.5 आ रहा है। लगभग बराबर से आ रहे हैं, लेकिन आंसर तो यस लिखता है ना। ठीक है, 0.5 या 1.5 का डिफरेंस है, फिर भी यस लिख रहा है, तो चलो। तो ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी वैसे ये शो भी करने चाहिए। देखो होता क्या है कि एक बार आप इनको देखो, तो फॉस्फोरस जो है प्लस, आप लिखोगे फॉस्फोरस 285 है ना, तो आप +3 का क्या इसमें लिख सकते हैं ना, +3। +5 में से जनरली P5 एग्जिस्ट करता है, तो ये सबका जनरली +5 वैलेंसी होता है। इनफैक्ट मॉडर्न पीरियड टेबल में फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी ग्रुप 15 के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और आपको पता है कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी कम व बेश सेम होता है। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज कम व बेश सेम होता है, क्योंकि ऑफकोर्स सेम ग्रुप में रहने का मतलब ये है कि उनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, अभी आते हैं इस पे। और बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए डोबर्नियर ट्राइड का एग्जांपल आप इसको करना, फिर मॉडर्न पीरियड टेबल के लॉन्ग फॉर्म में आते हैं। ऑरेंज जी 1930 में वर्कड ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स एंड एस्टैब्लिश दैट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ना कि एटॉमिक मास, इज इक्वल टू द टोटल न्यूक्लियर चार्ज एंड इज मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक वेट। ओके।
than atomic weight. So moreover, it was found that some of the major defect of Mendeleev periodic table, like anomalous position of some pair of elements, ठीक है, कोबाल्ट निकल का हमको याद ही है, टेरेरियम, इंडियम, आयोटेरियम, आयोडीन, organ potassium placement of isotopes would automatically disappear if atomic number, that is total charge, is used as the basis of the compilation of the periodic table instead of the atomic weight. Based on this observation, Moseley proposed the modern periodic table law and stated that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. जबकि मेंडेलीव क्या कहते थे, केवल यही पूरा लाइन करते थे, अंत में एटॉमिक वेट लिख देते थे। और जब मोस्ले ने यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा और देखा कि जो भी मेंडेलीव पीरियड टेबल में जो गलतियां थी, जो कमियां थी, कि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल के बाद जो निकल से ज़्यादा होने के बावजूद पहले रखा गया, ठीक है, तो वो सभी कमियां दूर हो जा रही थी जब हम किसको क्या कर रहे थे, जब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके उन्हें अरेंज कर रहे थे एक पीरियड टेबल में, तो ये कमियां भी दूर होती जा रही थी। तो अब ऑफ कोर्स कमियां दूर हो रही हैं, तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो भाई ठीक है। तो H.G. मोसले का जो ये 1913 का है, ये काफ़ी फेमस वर्क है उनका। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड ला, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। याद करो डोबर्निस्टाइड में भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर उन्होंने किया था अरेंज, और फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स में भी उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर अरेंज किया था एलिमेंट्स को, और मेंडेलीव ने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन हेनरी मोसले ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर क्या किया, अरेंज किया। और इसको करने क्यों किया, इसको इसलिए किया क्योंकि द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी दो एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी हैं वो लगातार एक खास इंटरवल पे क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। ओके, खास इंटरवल पे जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर बीइंग रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, जब हम लोग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किए, उनको अरेंज किए, जैसा कि मोसले ने कहा कि इसी तरह कीजिए, तो जो एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी से, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या 2-3 से ज़्यादा एलिमेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉपर्टी थे, वो लगातार रिपीट कर रहे थे खास इंटरवल्स पे। वो पता भी चलेगा आपको, इनफैक्ट ग्रुप्स का कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल ऑल्सो कॉल्ड बोर टेबल consists of horizontal rows called periods, horizontal rows ऐसे हैं east to west, और vertical columns, ठीक है, vertical columns इनको ग्रुप करते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट इनको हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, इन्हीं को पीरियड्स कहते हैं, और नॉर्थ टू साउथ इसको वर्टिकल कॉलम्स यानी इसको ग्रुप्स भी कहते हैं, और फैमिलीज जो भी हो। देयर आर 7 पीरियड्स एंड 16 ग्रुप्स इन द पीरियड टेबल। The groups from 1 to 7 are divided into subgroups A and B. 8 groups consist of 3 vertical columns. All noble gases are kept in the 0 group. All according to the recent recommendation of UPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, ये एक संस्था, इंटरनेशनल संस्था है जो केमिस्ट्री में रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं, किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, या जो चीज़ें हैं उनको क्यों हटाया जाना चाहिए किसी को, ये सबसे रिलेटेड। जैसे यूपैक ने आप नाम सुनते होंगे, केमिकल कंपाउंड्स का जो नेम लिखा जाता है उसका जो नियम तैयार होता है वो यही संस्था करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और भी कई सारा काम है इसका। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ यूपैक, द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 इंस्टीड ऑफ सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। पहले क्या होता था कि सब ग्रुप्स हो जाते थे 1A 2A 3A 4A, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3B 4B ऐसे होता था। उन्होंने कहा, यूपैक ने अभी हाल ही में कहा कि नहीं, इस तरह से मत करो, सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से ग्रुप्स को लिखो, और 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड्स को लिखो। तो अब इस तरह से करने से मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो डिफरेंट पोर्शंस ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल, तो पहले ऐसे ही होता था। लेफ्ट पोर्शन में 2 ग्रुप्स होते थे, 1A और 2A, इसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते थे। मिडिल पोर्शन में 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B
ये हमारे ग्रुप्स हो गया। फिर राइट पोर्शन में जिसमें कि मेटलॉइड्स होते थे और नॉन मेटल्स होते थे और हाइड्रोजन्स के भी आते थे, वो हमारे 3A 4A 5A 6A 7A और जीरो। जीरो जो ग्रुप्स है ना, इनमें किसको रखा जाता था जीरो ग्रुप में? नोबल मेटल्स को, या इनर्ट गैस जिनको कहते हैं ना, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जीरो ग्रुप्स में रखे रखे जाते हैं। ऑफ कोर्स जीरो ग्रुप्स में रखने का एक ये सिंबॉलिक कारण हो सकता है ये कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनफैक्ट ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी से जल्दी, न के बराबर। इनफैक्ट जेनोन कहीं जाकर हाई टेम्परेचर पे फ्लोरीन वगैरह से रिएक्ट करके फ्लोरिनेशन होता है और XeF6 वगैरह ऐसे कंपाउंड्स बनाता है, वो भी ठीक है। तो इसीलिए शायद जीरो ग्रुप असाइन किया गया हो, क्योंकि आप देखो कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे सब रिएक्टिव है। इनफैक्ट यूरेनियम के बाद तो जो भी 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब तो अधिकतर आर्टिफिशियल हैं और वो अधिकतर रेडियो एक्टिव हैं, उनका तो अपना हाफ लाइफ है और डीके करते हैं। तो इसीलिए शायद जीरो ग्रुप में इनको डाल दिया कि चलो भाई तुम लोग रिएक्ट ही नहीं करते हो तो तुम्हारा कोई अथी, मतलब जीरो करने का मतलब नहीं होता है कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सिंबॉलिक होता हो। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको मैंने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या है कि उदाहरण आयरन हो गया। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने कहा ना लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, और इन ट्रांजिशन टोटल कितनी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है 28, 14 लैंथेनाइड्स में और 28 एक्टिनाइड्स में, और देखेंगे और दोनों को अलग से प्लेस किया जाता है पीरियड टेबल में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ये बताया गया स्कैंडियम टू जिंक, फिर बताया गया इट्रियम टू कैडमियम, फिर बताया गया लैंथेनम ये 57 टू 72, फिर 72, फिर हमारा 80 एनडी गोबिंद, फिर एक्टिनियम, फिर 104 10, इस तरह से बढ़ते बढ़ते, और राइट पोर्शन में ये इधर मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस इंक्लूडिंग एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस। अब आते हैं उससे पीरियड टेबल को देखते हैं, कहाँ गया ये भी उसी तरह से होगा, उल्टा ही है इसमें भी। खैर इसको सीधा करूंगा तो फिर खैर इसको सीधा कर सकते हैं, इसे एक और ठीक, एक बार इसको सीधा करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं किधर गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया पीरियड टेबल का, ये हमारा मिडिल पोर्शन और ये हमारा राइट साइड। आप देखोगे लेफ्ट साइड में अधिकतर मेटल्स हैं, ओके, और ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हो ना कि आपको लग रहा होगा कि ये 3 में तो फिर इसके बाद तो यहाँ 4 होना चाहिए, नहीं, स्कैंडियम टाइटेनियम ये जो है ये 3 में, ये सबको 3 में ही रखते हैं ये लोग, ठीक है। स्कैंडियम को, टाइटेनियम, इट्रियम, जिरकोनियम, लैंथेनम, ठीक है। तो जो इनर ट्रांजिशन है ना यही है लैंथेनम, और इसको अलग से ये लोग रखते हैं, लैंथेनम से लेके ये एल्यू तक, और एक्टिनियम देखो लैंथेनाइड्स ये 14 टू है, ठीक है, लैंथेनाइड्स 14 और एक्टिनाइड्स 14, और इन दोनों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी 14 + 14 28 टोटल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और ये किस ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इधर तो ग्रुप लिखा ही नहीं हुआ है नीचे इनको, ये थर्ड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आप देख रहे हो ये थर्ड ग्रुप नीचे की ओर। अब 12 13 14 15 16 17 18 ये इधर हो गया, 18 तक ये ग्रुप है, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 1 2 3 4 और 7 पीरियड्स हैं, एक आप देख लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीरियड्स हैं, तो 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स। और हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी काफ़ी विवादित है, हाइड्रोजन यहाँ भी रह सकता है फर्स्ट ग्रुप में भी, और यहाँ भी रह सकता है 17 में भी, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके भी, दोनों तरीके से वो स्टेबल हो सकता है, मतलब वो दोनों कैपेसिटी रखता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं। और आप देखो सेम ग्रुप्स में जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सेम होते हैं। आप इस साइड देखो, लेफ्ट साइड में अधिकतर मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स होते हैं, दूसरे ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, लिथियम, काफ़ी आजकल इसका डिमांड है लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कार में बैटरी बनाने के लिए लिथियम का बहुत डिमांड होता है। तो ऑफ कोर्स जिस देश में भी लिथियम ज़्यादा है उसके तो मज़े हैं, मतलब उसके तो अच्छा है, उसको पैसा काफ़ी कमाने को मिलेगा।
ये हो गया सोडियम, काफ़ी हाईली रिएक्टिव है। पोटेशियम काफ़ी हाईली रिएक्टिव है। तो ये सोडियम पोटेशियम दोनों को वाटर में स्टोर करके नहीं रखते हैं और नहीं ऐसे ही खुले एयर सराउंडिंग्स में, इनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाईली रिएक्टिव है और इनका एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। तो पोटेशियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये सभी मेटल्स इस ग्रुप में, फर्स्ट में अल्कली मेटल्स, सेकेंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप्स में। और आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रुप में सबका वैलेंसी +1 चल रहा है। लिथियम, सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम। सेसियम तो सबसे ज़्यादा पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे हमारे टेबल में, पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सेसियम है, सबसे ज़्यादा। तो सेसियम पे ये हमारा +1 इसका भी वैलेंसी होता है। फिर सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको जनरली कहा जाता है, ये हमारे पूरे +2। तो एक ही ग्रुप में जो होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली ढूंढ किया जाता है। तो इधर मिडिल में क्या हो गया, ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, तो मिडिल में अधिकतर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और इधर हो गया या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। और राइट्स में यहाँ पर आपको ही मिलेगा इधर किधर गया, सिलिकॉन, सेलेनियम, नहीं ये तो सल्फर सेलेनियम हो गया, यहाँ पर है सिलिकॉन 14, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हो गया टीन लेयर। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये मेटेरॉइड्स हो गए। और जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ोगे नॉन मेटल्स कैरेक्टर बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो ये काफी, फिर इसमें और भी ध्यान देना, नीचे हमारा एक्ट्रोनाइट्स, लेंथेनाइट्स और एक्ट्रोनाइट्स, और ये रहा 18 ग्रुप, जो उसको पहले 0 कहा जाता था, अब इसको 18 में रखा जाता है। और इसमें हीलियम, नियोन, हीलियम भी एक इनर्ट गैस है। और इनफैक्ट सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज जो है किस एटम का है पूरे पीरियड टेबल में, हीलियम का ही है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसका, सबसे स्मॉलेस्ट साइज हीलियम का ही है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन, ये हो गया 18 ग्रुप्स के एलिमेंट। नोबल मेटल 17 ग्रुप्स के एलिमेंट, इनको हैलोजेंस भी कहते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेनली होते हैं। और 92 हमारा किधर है, 92, हाँ इसमें 92 जो ये किधर गया, हाँ यूरेनियम एक्टोनाइट्स में, इनफैक्ट यूरेनियम एक्टोनाइट्स में आते हैं। इनका एटॉमिक वेट 238, सबको पता होगा 238 यूरेनियम का होता है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा पलट के। ओके, अब आते हैं मेरिट्स ऑफ द पीरियड टेबल। इधर गया, ग्रुप्स हो गया, तो जितना भी लिखा हो तो सबको बिना पढ़े यहाँ पर बता दिया गया। फर्स्ट में फिर द पीरियड हैड ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम। ये फर्स्ट पीरियड है, ग्रुप नहीं है, फर्स्ट पीरियड है। तो पीरियड में तो ऐसे जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन था तो ये हीलियम था, तो दो ही तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट है, समझ रहे? एक पूरा राइट लेफ्ट में है ये, और एक पूरा राइट में है ना। सेकंड में ये है लिथियम 2, ये नियोन है ना, elements have two cells. The element of this period are called bridge element. Okay, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको ऐसे ही पूछ देता है कभी कभी। फिर देखो ट्रांस यूरेनिक, मैंने बोला था ना कि 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। तो अगर 2 एग्जाम्पल पूछे जाए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के, तो आप बता दोगे कोई भी 2, 93 या 94, दोनों का कोई नाम आप याद कर सकते हो, दोनों को बता सकते हो। तो जैसे एक 93 एटॉमिक नंबर और 105 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट हो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और ये इनको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव 7 एनर्जी लेवल और 7 सेल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर लॉन्ग पीरियड से 6th पीरियड जो है 32 एलिमेंट्स है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किस पीरियड में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, 6th पीरियड में। तो दे हैव 6 एनर्जी लेवल और 6 सेल्स। तो अब देख लो कि फर्स्ट पीरियड में कितने सेल है, केवल 1 सेल होगा। सेकंड में 2 सेल्स होंगे, ठीक है, 2 सेल्स यानी 2 ऑर्बिट्स होंगे। आप देखो किसी को भी उठा लो, सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे, आप जैसे लिथियम उठाओ तो लिथियम का 2 1 होता है, तो 2 इसमें ऑर्बिट्स हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी नहीं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप नियोन को पकड़ो तो नियोन को 2 8 हो गया, तो 2 ही ऑर्बिट है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जितने पीरियड्स होते हैं फर्स्ट पीरियड में केवल 1 ऑर्बिट,
दूसरे में 2 ऑर्बिट, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6 और सातवें में 7 ऑर्बिट्स होते हैं। तो पीरियड्स इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। फिर टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, ये जो मैक्सिमम हम लोग पढ़ते हैं सोडियम से आर्गन तक, द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। द एलिमेंट्स हैव 3 सेल्स। द एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। और फर्स्ट तो वेरी शॉर्ट है, क्योंकि फर्स्ट में तो 2 ही एलिमेंट हैं फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप में नहीं। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। और फोर्थ में हमारा क्या है, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक 4 एनर्जी लेवल्स हैं और 4 सेल्स जो भी कहता हूँ। 6th सबसे लॉन्ग पीरियड है, तो 6 सबसे लॉन्ग पीरियड है, उसमें 32 एलिमेंट्स है। और सबसे शॉर्ट पीरियड कौन है, फर्स्ट है, जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो आप इसको उसमें भी देख सकते हो। ग्रुप्स में देखो, ग्रुप्स में क्या है, कंटेंट्स। तो 1A 2A 3A 4A, ये पहले वाले को ये ले रहा है, जो अब तो यूपेक ने नया जो बनाया है ना 1 2, जैसा इसको अगर देखना हो तो हम क्या लिखते हैं 1 2 13 14 15 16 17। इन ग्रुप्स में ये ऐसे पढ़ेंगे, ये जो ग्रुप्स है ना, इनमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। 1 2 में तो स्पेशली मेटल्स होते हैं। बाकी 13 14 में, 13 में फिर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर फिर घटने लगता है 13 इधर से। फिर 13 में थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर होता है। फिर 14 में थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है। और ये लोग न मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये लोग मेटलॉइड्स होते हैं। इसलिए तो 14 जो एटॉमिक हमारा नंबर है, वो एक ऐसे एलिमेंट का है, उसका नाम है सिलिकॉन, और वो मेटलॉइड्स है। और उसका यूज हम लोग चिप बनाने में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ये सब में होता है। फिर जैसे जैसे 15 16 17 जाएंगे, फिर हमारा नॉन मेटल्स के जो कैरेक्टर है वो बढ़ते जाएगा। तो इधर नॉन मेटल्स हैं, 17 तो हाइड्रोजन हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द जीरो ग्रुप कंटेन्स द नोबल गैसेस, ये हो गया। मेरिट्स ऑफ द पीरियड टेबल। मेरिट्स क्या है, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज मोर फंडामेंटल देन द एटॉमिक वेट, ऑफ कोर्स। In this periodic table, the position of an element is related to the atomic configuration of the atom. Elements belonging to the same group possess same number of electron, ठीक है, सेम ग्रुप है, possess same number of electron in their valence shell, of course, and so। तो आप देख सकते हो अल्कली मेटल्स हैं। तो लिथियम्स ये क्या है, ये फर्स्ट है, फ्रांसियम यहाँ तक ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, क्या है, एलिमेंट्स हैं। और ये इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो अगर मान लो पूछता है कि 2 एग्जांपल्स बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसा करके आप बता सकते हो। तो अब देखो, आप देखो कि ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख रहे हो आप, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने बताया था ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करता है मेनली कि उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा। तो अगर ये सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि कितना है, 1 है, तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो बेसिकली सेम ही होंगे। और इस सब में देखो 1 लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और मैंने बताया था कि सेसियम क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियड टेबल का। यानी कि सेसियम के लास्ट ऑर्बिट का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने में बहुत कम एनर्जी देना पड़ता है, बहुत कम, और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और ऐसे एनर्जी को आयनेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इनफैक्ट उसको पढ़ेंगे भी, आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है सबका, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है। देखो तो 2, एक तो 2 सेल, 2 8 1 तो 3 सेल है ना। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 1 तो 4 सेल, 2 8 18 8 1 5 सेल, 2 8 18 18 8 1 तो 6 सेल, फिर 8 सेल भी। मैंने कहा था ना कि 2 8 18 32 ये मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें 32 के ज़्यादा इससे नहीं हो सकते हैं। और इसमें 18, तो 2 8 18 32। अब आप सोच सकते हो कि इसमें बिना, इधर गया, इसमें बिना 18 हुए इधर 1 कैसे चला गया। तो उसका भी रीज़न है, आप उसको भी बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर बाद में उसमें डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोजन्स का हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एस्टेटाइन इसको कहते हैं क्या, एस्टेटाइन, हाँ एस्टेटाइन। अब देख रहे हो इसके सबके अंतिम में कितना है, 7 है इलेक्ट्रॉन। सबके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 7। तो इसीलिए ऑफ कोर्स इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होते हैं। और सेम ही
ग्रुप्स के हैं। जैसे अल्कली मेटल्स ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये हाइड्रोजन्स किस में है, जो अकॉर्डिंग टू रिसेंट जो एक रिकमेंडेशन दिया है जिस तरह से लिखने का, तो ये 17 ग्रुप के हैं, इनको हाइड्रोजन्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, हाँ ऑफ कोर्स। और जो फ्लोरीन है ना, पूरे पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है एलिमेंट है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये फ्लोरीन। इनफैक्ट फ्लोरीन फ्लोरीन जो बॉन्ड है ना वो बहुत वीक है, क्योंकि एक फ्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को बहुत रिपेल करता है, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों एटम फ्लोरीन का ही है। वैसे F2 तो कभी कंपाउंड बनेगा नहीं, क्योंकि काफी हाईली अनस्टेबल होगा। तो FF बॉन्ड को तोड़ने में न के बराबर एनर्जी, बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब भी समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। तो अभी तो खैर ये दिखा रहा था कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम होती है। ये हो गया। और वन पीरियड और वन ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप ऑफ 17 ग्रुप का एग्जांपल दिया हमने उन्हें, फिर वहां पर नंबर ऑफ शेल्स भी देखा और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा। जनरल तरीके से लिखा गया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखा। अब वेरिएशन ऑफ क्या है हमारा, क्या दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एलोंग है, वेरिएशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की जगह 1-5 हो गया। वेरिएशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एलोंग ए पीरियड इज, ये सब मेरी इज कोरिलेटेड विद ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल इन पीरियड। ये ग्रुप्स के बारे में से बताया जा रहा है। इन दिस टेबल एन कैसे प्लेस एट द एंड ऑफ ईच पीरियड व्हिच इज वेरी लॉजिकल बिकॉज़ वैलेंस शेल हैव एन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट मतलब अंत में 8 इलेक्ट्रॉन्स और स्टेबल होते हैं। सो देयर इनर्टनेस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ टू सबग्रुप्स डिसिमिलर एलिमेंट्स। अल्कली एंड कॉइनेज मेटल्स डू नॉट फॉल टुगेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। और यस ये एक ड्रॉबैक था मेंडलीव में कि अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल को साथ ही में कर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन दो सब ग्रुप बनने के चलते मॉडर्न पीरियड टेबल में अल्कली मेटल्स अलग रखे जाते हैं और कॉइनेज मेटल्स अलग रखे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज एक्टिव मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, नोबल गैसेस एंड inner transition elements, lanthanides and actinides have their separate location in this periodic table। तो ये हो गया हमारा मेंडलीव्स के जो भी पीरियड टेबल में जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने की कोशिश की गई और लगभग अधिकतर जो बातें थी ड्रॉबैक थी वो दूर हुई भी। डिफेक्ट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म, लेकिन अब इस लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के भी अपने डिफेक्ट्स हैं। एक तो बताया था इवन आफ्टर कंप्लीशन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने पहले बताया था कि अभी भी वो रिमेन कंट्रोवर्शियल है। आगे तुम खुद पढ़ लेना इसमें। अल्कली और हाइड्रोजन मेटल्स, अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन दोनों के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, तो इसको ये पहले ग्रुप में रखें 17वें में रखें, ये एक कंट्रोवर्सी है। दूसरा द एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द मॉडल। तो अभी भी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं, इनफैक्ट यूरेनियम 92 जो है वो एक्टिनाइड्स में ही आता है, तो अभी भी ये उनको बाहर ही रखा जाता है मेन पीरियड टेबल से। उनका वहीं पर जगह क्या है, फिक्स नहीं है। थर्ड, दिस periodic table does not reflect the exact distribution of electrons of some of the transition in transition elements। इसका एग्जांपल मैं था तो जिसको बताता, लेकिन अभी खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक करते हैं थोड़ा सा कि why are atomic number more important than atomic weight in predicting chemical properties। वही कारण है, वैलेंस शेल वगैरह वगैरह। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and the number of protons is also known as atomic number which is unique for each element, hence atomic number is more fundamental property than atomic weight। ठीक है, इस तरह से यो क्यों एटॉमिक नंबर मोर इम्पोर्टेंट देन एटॉमिक वेट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो यूनिक है, क्योंकि और सिंस वो यूनिक है तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं ना, प्रोटॉन का विच इज यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। वैसे कह सकते हो आप आइसोटोप में, तो आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो प्रोटॉन्स में, लेकिन आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं ना प्लस चार्ज, तो उसको आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए शायद एटॉमिक नंबर को उन्होंने एक बेसिक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन के लिए लिया है एलिमेंट्स को, ठीक है।
ये चीज, एक मिनट, ये हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम ऑर्गन इतना देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू एलिमेंट्स। देखो एग्जाम्पल बताए, कैल्शियम यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 4 लिखो, है ना, 40 होता है, 40.1। कैल्शियम का 14.1 होता है एटॉमिक वेट, और ऑर्गन का 39.9, प्रीटी क्लोज, बहुत क्लोज है, दोनों लगभग 40 है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में सिमिलरिटी नहीं है। देखो ऑर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, और ये इसका इनर्टनेस कैसे एक्सप्लेन होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, ऑक्टेट है, ये फुली स्टेबल है ना, 288 होता है। लेकिन कैल्शियम तो उस तरह से नहीं है, +2 इसका वैलेंसी होता है, और ये ऑक्साइड भी बनाता है, CaO, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनते हैं, आप देखते होगे। तो प्रीटी क्लोज है इनका एटॉमिक वेट, और फिर भी इनका जो रिएक्टिविटी है वो अलग आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एक इनर्ट है, और जबकि वो भी लगभग 40 के बराबर है उसका एटॉमिक वेट, और एक कैल्शियम है उसका भी 40 के बराबर है लगभग, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है जब हम लोग रिएक्टिविटी उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इस कारण से हम लोग भी देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज करो तो अच्छा रहेगा, एटॉमिक वेट के बेसिस पे नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और वही गड़बड़ हुआ था मेंडेलिव्स का, जो भी थोड़ा बहुत हुआ था उनके उनके पीरियड टेबल में, वही गड़बड़ हुआ था। द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड, वही बात है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में भी रह सकता है, 17th ग्रुप में भी रह सकता है, लेकिन अधिकतर लोग फर्स्ट ग्रुप में ही रख देते हैं, ठीक है। और इसको रोग एलिमेंट भी बोलते हैं, जो भी हो, रोग एलिमेंट, ठीक है, वो तो पहले भी एक्सप्लेन किया था। पीरियडिसिटी देखो, द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, है ना, एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज रिपीट होना। द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड द रिपीटेशन एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। ओके, इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। आप जैसे इसमें कह सकते हैं कि पीरियडिसिटी जो कुछ इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो, इसे हम एग्जांपल लेंगे। द प्रॉपर्टी विच शो such regular trends are called periodic properties. Some of the periodic property, atomic size, ionization potential, electron affinity, electronegativity, electropositive character, oxidizing reducing capacity, metallic and non-metallic character। तो atomic size क्या, तो एटॉमिक साइज क्या, किस तरह से इसका वेरिएशन होता है, किस पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है एटॉमिक साइज का, क्या सेम रहता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, घटता है तो क्यों घटता है, बढ़ता है तो क्यों, या फिर हम अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या एटॉमिक साइज सेम रहता है, घटता है या बढ़ता है, और बढ़ता है या घटता है तो फिर क्यों। तो ये पीरियडिसिटी है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो जनरली एटॉमिक रेडिया डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन यू प्रोसीड अलोंग ए पीरियड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सबसेट्स ऑफ द सेम मेन एनर्जी लेवल विद एडिशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय न्यूक्लियर चार्ज of the nuclear charge is increases by 1, hence the nucleus attracts the electron more strongly। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 281, फिर से कैल्शियम सॉरी क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, 287। अब देखो दोनों जो हैं वे किस पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। क्यों, क्योंकि देखो ना नंबर ऑफ सेल्स तो 3 है ना, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों, और इसमें पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के हैं। लेकिन क्या होगा, सोडियम का ज़्यादा इसका एटॉमिक साइज होगा किससे, कैल्शियम से। क्यों, क्योंकि देखो पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम ही है, 3 ही ऑर्बिट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सोडियम से आगे जा रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड में, थर्ड ऑर्बिट में बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 हो गया। तो ऑर्बिट तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसके चलते न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोटॉन्स यहाँ सोडियम में प्रोटॉन 11 है तो कैल्शियम में भी प्रोटॉन 11 है, नहीं, कैल्शियम में 17 प्रोटॉन होगा ना, ठीक है। तो प्रोटॉन्स भी, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फील होता है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैल्शियम के, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके न्यूक्लियस से, कैल्शियम बोल रहा हूँ, क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन्स के आउटर मोस्ट जो भी हैं, या फिर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन में, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं
वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं अपने न्यूक्लियस से, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहाँ तो 11 ही प्रोटॉन है सोडियम में, यहाँ 17 है, और दोनों मैंने बताया कि थर्ड पीरियड के ही क्या है, एलिमेंट्स है। तो हम जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक जो साइज है वो क्या हम घटते जाता है, लेकिन ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम को ले लो, तो सोडियम 281 और पोटेशियम क्या होता है 2881 होता है, ना कि 289 होता है। और ऐसा क्यों होता है तो ठीक है, देखेंगे किसी दिन देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लेते हैं। तो अब देखो, और लेकिन दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों फर्स्ट ग्रुप के, याद रखना फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड नहीं, फर्स्ट पीरियड में तो केवल दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, ये फर्स्ट ग्रुप के ही है। एक और ले लो, सोडियम पोटेशियम और क्या हो जाएगा, रुबिडियम, है ना। तो खैर छोड़ दो, अच्छा हाँ, लिथियम ले लो, लिथियम, 2 और 1, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप, मॉडर्न पीरियड टेबल के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। देखो तो लिथियम में कितने ऑर्बिट हैं, 2 ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 3 ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 1। और पोटेशियम में 4 ऑर्बिट्स, देख रहे हो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ग्रुप्स में आप नीचे जाओगे तो जो एटम्स का जो साइज है, एलिमेंट्स के जो एटम का साइज है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पीरियड में क्या होता था, आप लेफ्ट टू राइट जाते थे तो एटम्स का जो एलिमेंट्स के एटम का साइज है वो घटते जाता था। और ग्रुप में क्या है, आप अप से बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो एटम्स का जो, एलिमेंट्स का जो एटम्स है उनका साइज क्या है, बढ़ते जाएगा, बिकॉज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। मूविंग डाउन ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑन द प्रोसीडिंग डाउनवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द नेक्स्ट मेनी व्हिच आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो फिर ऑर्बिट्स के बढ़ने से क्या होता है, तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो उतना उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंतिम ऑर्बिट्स में, है ना, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस से तो दूर होते जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है तो वो उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं न्यूक्लियस से। तो इसीलिए हमारा जो साइज है वो बढ़ते जाता है ग्रुप में, ऊपर से जब हम लोग अप से बॉटम आते हैं। लेकिन पीरियड में क्या होता है, ऑर्बिट्स की संख्या सेम रहती है और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाता है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट फील होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से, और इसके चलते साइज, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करते जाता है पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अलोंग ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयनेशन एनर्जी, देखो आयनेशन एनर्जी क्या होता है, 281। फिर से सोडियम का एक एग्जांपल लेता हूँ और एक क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ, 287। देखो आयनेशन एनर्जी का मतलब होता है कि द आयनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। इसको याद रखना, आयनेशन एनर्जी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से, आइसोलेटेड ऐसा नहीं कि वो किसी कंपाउंड में, जैसे NaCl है, तो अब इसमें हम नहीं करेंगे कि आयनेशन एनर्जी इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें तो किसी कम एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। नहीं, एक हमें आइसोलेटेड Na चाहिए और एक गैसियस फॉर्म में चाहिए और ये न्यूट्रल चाहिए। ऐसा नहीं कि Na+ लेके बैठे हुए, नहीं, Na हो, ये आइसोलेटेड हो और गैसियस फॉर्म में। ध्यान देना, ये आयनेशन एनर्जी का डेफिनेशन लेते समय इसका जरूर ध्यान देना कि आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम हो और उसके लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल से, उसके आउटर मोस्ट सेल से, तो यहाँ सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, मिनिमम अमाउंट, क्योंकि उस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, फिर से आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से जो लूजली हेल्ड है, जो बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स अति हो रहा है, फील करता है न्यूक्लियस से
वो अपने न्यूक्लियस से एक बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्टेड है, उसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को आयनेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ध्यान देना, गैसियस। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में ना नेचर ऑफ मैटर हम लोग पढ़े हैं या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, तो मेनली 3 तरह के हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, गैसियस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो ऑफकोर्स जब भी रिएक्शन होता है या जब भी किसी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को जानना होता है, तो ऑफकोर्स उनके स्टेट्स ऑफ मैटर, इस स्टेट्स ऑफ मैटर के पर्सपेक्टिव में हम लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। तो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ दैट एलिमेंट, तो आयनेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट टू प्रोड्यूस ए कटायन। ऑफकोर्स कटायन मतलब प्लस चार्ज। ऑफकोर्स क्यों? ऑफकोर्स कटायन ही फॉर्म होगा, अनायन नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वहाँ से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो प्लस चार्ज लग जाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन्स तो निकल नहीं रहे, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है, तो वहाँ से तो कोई छेड़खानी इधर उधर तो कोई कर नहीं रहा है, तो प्रोटॉन्स तो उतने को उतने ही है। ऐसे कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें आउटर मोस्ट सेल से, एक लूजली हेड इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें किससे, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से, तो उस पर प्लस साइन आ जाएगा ना, क्योंकि उस पर एक क्या हो जाएगा, एक इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो उस पर एक प्लस साइन आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो +2। ठीक है, फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, तो अगर पहले वाले को अगर मान लो या इस केस में सोडियम लेते हैं तो 2 8 है, तो पहला इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना। ठीक है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत आसान है, इसके लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि खुद सोडियम भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए, ताकि मैं 2 और 8 का एक ऑक्टेट रूल जो होता है ना, मैं उसको पूरा कर लूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ। लेकिन अब सेकंड आयनेशन एनर्जी क्या होता है, सेकंड आयनेशन एनर्जी, अब इस 2 8 में से एक इस अब तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें से एक निकालना हो तो 2 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 और 7, समझ में आ रहा है। लेकिन इन्हें नहीं चाहेगा कि वो अपने स्टेबल पोजीशन से अब अनस्टेबल स्टेट में जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में आयनेशन एनर्जी देना पड़ेगा, और यही पहचान है। इस तरह से अगर हमें आयनेशन एनर्जी का डाटा मिले ना, तो हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी बता सकते हैं। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, अगर वैलेंसी 1 है तो पहले वाले, जैसे यहाँ पर सोडियम के केस में वैलेंसी तो नहीं है ना, +1 जो भी हो वैलेंसी, तो आप देख रहे हो कि वैलेंसी 1 है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दूसरे वाले को निकालने में अचानक से एनर्जी में ज़्यादा आयनेशन पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर आप पहचान लो कि अच्छा पहले वाले में कम हुआ, दूसरे वाले में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, 10 गुना तक ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। उसके बाद फिर तीसरे वाले को निकालने में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं, 10 गुना उससे ज़्यादा नहीं, तो आप समझो कि अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है और इसका बैलेंस कौन होगा। तो इसी तरह से फिर ये तो फर्स्ट आयनेशन करने के बाद ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगा, सेकंड आयनेशन पोटेंशियल करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, फिर थर्ड आयनेशन एनर्जी क्या होता है, थर्ड आयनेशन एनर्जी, यानी कि अब तीसरे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो फिर 2 6 हो जाएगा, और इसको निकालने में, इस 7वें इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी को थर्ड आयनेशन एनर्जी कहते हैं। और इफ द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कंसीडर्स I1 एंड द सेकंड इज I2 एंड सो ऑन, देन एक रिलेशन दिया हुआ है कि I1 कम होगा, I2 उससे ज़्यादा होगा, I3 I4 ज़्यादा होगा, यानी कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी, उसके बाद वाला को निकालने में ज़्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद वाला को निकालने में ज़्यादा एनर्जी, फिर उसको बाद भी निकालना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाओगे तो आप ऑर्बिट्स में क्या होता है, अब जैसे ये सोडियम ही देख लो, तो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो अब 2 ही ऑर्बिट बच गया, तो ये जो सेकंड ऑर्बिट है ये तो क्लोज होगा ना न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस तो है ना कहीं इस सोडियम में, तो ये तो क्लोज हो गया, इस सेकंड ऑर्बिट तो क्लोज है थर्ड ऑर्बिट की अपेक्षा, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर मैंने थर्ड ऑर्बिट के पहले एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकाल दिया, तो सेकंड ऑर्बिट तो काफ़ी नज़दीक है न्यूक्लियस से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होगा,
हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सेकेंड ऑर्बिट में जो सेकेंड ऑर्बिट यानी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के, उसमें वो क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना वो, क्योंकि नज़दीक है ना, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे न्यूक्लियस से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और दूसरा कारण ये भी है कि अब तो स्टेबल भी था ये, तो अब तो आप अनस्टेबल करना चाहते हो इसको, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर, तो वो तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद फिर तो ये एक रिलेशन होता है कि I1 कम होता है, उससे ज़्यादा I2 होता है, उससे ज़्यादा I3, उससे ज़्यादा I4, तरह से बढ़ते जाता है। The successive increase in these values due to the fact that it is relatively more difficult to remove an electron from a cation। ठीक है, एक कटायन से इलेक्ट्रॉन को मूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखो Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, लेकिन फिर से इसमें से एक निकालना है। तो यही लिखा है कि the successive increase in these values due to the fact that it is relatively more difficult to remove an electron from a cation having higher positive charge than from a cation having lower positive charge than from a neutral atom। अब पहले तो केवल Na था, अब Na प्लस से निकालना है, तो Na प्लस से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, Na2 प्लस है ना। अब इस पर कटायंस का देख रहे हो, चार्ज बढ़ रहा है, पहले केवल +1 था, अब +2, तो जैसे जैसे कटायंस का चार्ज बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो दिक्कत होता जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऑर्बिट्स की संख्या कम होती जाती है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी सिंस वो कम ऑर्बिट्स होते जाते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और वहाँ से निकालने में, और फिर स्टेबिलिटी का भी इशू है। तो इसी तरह से I1 लेस देन I2 लेस देन I3 लेस देन I4 हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ आयनिसन पोटेंशियल इन पीरियड में, तो आयनिसन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑफ कोर्स आप देखो ना, 2 और 7, और मैं बात करता हूँ क्या, 2 और 1, ठीक है, ये किसका है, लिथियम का है, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का है। तो आप बताओ, ये लिथियम और फ्लोरीन दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, किसका, सेकंड पीरियड के, तो क्या अब आयनिसन पोटेंशियल किसका कम होगा, लिथियम का तो कम होगा, क्योंकि ये तो चाहता ही है कि एक ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो एक है इसको कोई लेके चला भी जाए तो मैं 2 हो जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन क्या फ्लोरीन चाहता है कि मेरा 7, तो 7 में से कोई एक लेके चला जाए तो 6 हो जाएगा, तो उससे क्या होना जाना है, समझ में आ रहा है। क्योंकि फ्लोरीन को तो एक चाहिए, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, कि एक इलेक्ट्रॉन उससे कोई निकाल ले, ये आसान होगा नहीं ना। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, तभी ये 2 और 8 बन जाएगा, समझ में आ रहा, ऑक्टेट जो होता है। तो इसलिए आप देख रहे हो, और ये दोनों सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट्स है, लिथियम एकदम से लेफ्ट साइड में है और फ्लोरीन राइट साइड ऑफ पीरियड टेबल है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो क्या होता है, आयनिसन एनर्जी बढ़ते जाता है। आयनिसन एनर्जी जनरली इसलिए लिखा हुआ क्योंकि कहीं कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होता है, तो आप इस तरह से केमिस्ट्री में जब भी लिखो ना, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कि वो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, तो प्लीज जनरली वर्ड यूज जरूर करना, क्योंकि जो एक्सेप्शन होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा, और आप एक्सेप्शंस भी देखोगे, ठीक है। आयनिसन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलोंग ए पीरियड, और एक्सेप्शंस हैं भी, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, सो टेंशन मत लेना। वैसे भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं पता हो तो केमिस्ट्री क्या पढ़े, और अधिकतर क्वेश्चन जनरली एक्सेप्शन से कभी कभी आ जाते हैं। तो आयनिसन एनर्जी जनरली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period because the atomic size of elements gradually decreases due to an increase in the number due to decrease in the atomic number। वैसे भी आप पीरियडिक टेबल मैंने बताया भी था कि एटॉमिक साइज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो घटते जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, और ज़्यादा अट्रैक्ट से न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो आसान नहीं है, तो इसके लिए लेफ्ट टू राइट पीरियड में ऐसे पोटेंशियल बढ़ते जाता है। लेकिन जब हम पीरियड में देखते हैं तो पीरियड में तो ऑर्बिट्स ऐसा तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है पीरियड में। जब ये तो पीरियड का बात हो गया, ग्रुप में जब हम देखते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है एलिमेंट्स का, वो टॉप टू बॉटम आते समय तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है, तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस से तो ज़्यादा दूर होगा ना अब बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिसन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। आयनिसन पोटेंशियल डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस विच इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब आयनिसन पोटेंशियल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकालते थे एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल का जो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड हो उसको निकालने में जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को आयनिसन एनर्जी कहते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
ठीक है, when electron is added to an isolated neutral gaseous atom in its lowest energy state to produce an anion is called electron affinity। तो आयनेशन एनर्जी जब हम लोग देखते थे तो उसमें कटायन बनता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, समझ में आ रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना कि ऑब्जर्व होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस एलिमेंट पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोटॉन तो बढ़ा नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में है, वहाँ तो कोई छेड़छाड़ चल नहीं रहा है, मतलब वहाँ कोई तो ये सब तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब होता है तो वहाँ पर माइनस हो जाए, अनायन बनता है। आयनेशन एनर्जी जब हम लोग आयनेशन पोटेंशियल जब देखते हैं या आयनेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है, यानी वहाँ कटायन फॉर्म होता है, ये बात है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर एटॉमिक साइज। ऑफ कोर्स अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हम लोग को, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कहने का मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे देखो आप 2 और 7, तो ये फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बहुत ज़्यादा है, एक तरह से उल्टा है, आयनेशन एनर्जी से, आयनेशन एनर्जी का उल्टा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि फ्लोरीन तो चाहेगा कि भाई जल्दी से दे दे एक इलेक्ट्रॉन, जल्दी से दे दे, मैं आउटलेट पूरा कर लूँ, है ना। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ज़्यादा है, लेकिन इसका फ्लोरीन का आयनेशन एनर्जी क्या है, बहुत, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, और फ्लोरीन का आयनेशन एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है ठीक है। तो फैक्टर्स, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेस ऑन लिविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period due to the decrease in the atomic size and increase in the effective nuclear charge, decrease in the atomic size and increase in the तो amount of energy, ठीक है। तो आप देख लो कि फ्लोरीन मैंने बात किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज़्यादा है क्योंकि ये तो चाहता ही है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो। तो फिर ग्रुप में देखते हैं, तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, क्योंकि आप देखो ना, सॉरी, ग्रुप में क्या होता है, वो कोशिश करते हैं, जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग थोड़ी चाहते हैं कि कोई इनके आउटर मोस्ट सेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब समझ रहे हो, ये तो चाहते हैं कि मैं लूज करके आउटलेट पूरा कर लूँ, स्टेबल हो जाऊँ। तो इसीलिए ग्रुप में जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू द स्टेडी इंक्रीज, और क्यों होता है, इनका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अधिक होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है ना ग्रुप में टॉप टू बॉटम, एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट्स। तो इससे क्या होगा ना गाइस, कि अगर आप सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे, और अगर तो वो जो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, वो उतना इफेक्टिवली क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है। उसी तरह आप पोटेशियम के बाद क्या होता है, रिविडियम, सेसियम। तो रिविडियम की बात करें तो रिविडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप क्या देखोगे कि जो अब तो ये तो आप देखो कि कितना, 1 2 3 4 5, ये तो 5वें पीरियड का एलिमेंट है रिविडियम, तो इसमें 5 सेल होंगे, 1 2 3 4 5। तो आप सोचो 5वें में अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो क्या वो टाइटली बहुत अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, यहाँ न्यूक्लियस है ना, 5 न्यूक्लियस, रिविडियम के एक एटम में 5वें सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो क्या वो टाइटली अट्रैक्ट होगा, नहीं, क्योंकि बीच में तो और भी न्यूट्रॉन्स है ना, तो वो क्या करेंगे, वो शील्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए जेड इफेक्टिव की बात होती है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू, चेक कर लेना, यहाँ पर मैंने लिखा भी था, जेड इफेक्टिव इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, जेड माइनस एस होता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो जेड माइनस एस होता है। जेड क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है या फिर न्यूक्लियर चार्ज है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो जेड, तो हम क्या करते हैं, जेड माइनस एस करते हैं। जेड क्या है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, उसमें से किसी को हटाते हैं, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं।
देखो हम लोग सोचते हैं कि जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो पूरा का पूरा उसी तरह अट्रैक्ट होगा, मतलब जैसे कि वहाँ कोई और इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन आसपास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है? अब सोचो ना, 5वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा रुबिडियम का, तो क्या वो पूरी उस तरह से अट्रैक्ट हो पाएगा जब वो केवल अकेले रहता? तो नहीं ना। अभी तो बीच में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों सेल में, अभी तो 4 सेल्स हैं इरिडियम में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सही में कितना अमाउंट या मैग्नीट्यूड से न्यूक्लियस उस 5वें सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा, अच्छे से देखभाल नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, तो क्यों कोई वहां रहना चाहेगा? समझ में आ रहा है? किसी का अच्छे से देखभाल नहीं होगा तो वहाँ नहीं रहना चाहेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है जैसे जैसे हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ और एबिलिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये एबिलिटी होता है एक एटम्स का कि वो अपने जो क्या बोलते हैं, एक रिलेटिव टेंडेंसी है एबिलिटी ऑफ एटम का ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में, तो अब मॉलिक्यूल में तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होंगे। तो अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटम दूसरे एलिमेंट के, है ना, दूसरे एलिमेंट्स के क्या करे, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। समझ में आ रहा है? जैसे देखो एचएफ की बात करो, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ, H2O की बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो कोई बात नहीं। देखो H2O में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव अथी है, एटम है, एलिमेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन के पास पावर है कि ये क्या करता है कि हाइड्रोजन के एटम्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है H2O और इसमें दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि अपनी तरफ इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता इसकी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, रिलेटिव। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। आपको पता है ना कि बॉन्ड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, जिनको वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो शेयर पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर जो होते हैं उनको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में, आपको पता भी हो जो आप पढ़े होंगे कोवैलेंट बॉन्ड में, शेयर पे इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव टेंडेंसी होता है किसी भी एलिमेंट्स का एटम जो है उस मॉलिक्यूल के अदर एलिमेंट्स के एटम्स के शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ पुल करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑफ कोर्स आप जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। देख रहे हो, एक तरफ लिथियम है, सेकंड ग्रुप का सेकंड पीरियड का एग्जांपल है, एक तरफ लिथियम है राइट में और दूसरी तरफ लेफ्ट में फ्लोरीन है, और दोनों सेकंड ग्रुप का ही है ना। देखो तो फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ में आ रहा है? पूरे पीरियड में अथी एटॉम पीरियड टेबल में ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अपन जिसके साथ भी ये बनाएगा मॉलिक्यूल, वो उस मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट का जो एटम है उसके शेड पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ऐसा क्यों होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, है ना, न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो फ्लोरीन का आप जानते हो कि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव, समझ में आ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, सॉरी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एज ए रिजल्ट ऑफ सेट पर इलेक्ट्रॉन कैन बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ऑर्बिट्स तो दोनों में क्या है, ऑर्बिट्स लिथियम बोरोन फ्लोरीन दो साथ है ना, ऑर्बिट्स तो दोनों में दो ही हैं। ठीक है, दोनों में दो ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है, सो एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करेगा ही, एज ए रिजल्ट of which shared paired electron can be attracted more towards itself, increase in nuclear charge and decrease in atomic size,
ओके ठीक है। ग्रुप में तो इलेक्ट्रिविटी क्या होगी, घटती जाएगी, ऑफ कोर्स घटती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, है ना, सब साइज पे, इसलिए सबसे पहले एटॉमिक साइज को हमने पढ़ा, उसके आधार पर हमने आयनेशन एनर्जी पढ़े, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ड्यू टू एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट पर इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड लेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जस्ट उल्टा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज एबिलिटी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, हम अट्रैक्ट करते हैं ना, जो एलिमेंट के एटम है वो अट्रैक्ट करते हैं सेट पर इलेक्ट्रॉन्स को जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसके एलिमेंट के एटम को। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है कि वो लूज करते हैं, देख रहे हो, लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स सेट पर इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लूज वन और मोर एटम, तभी तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो तभी तो पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा ना, तभी ना। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, न्यूट्रॉन्स तो जितने थे उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज द एबिलिटी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, अब जैसे से ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीजिंग करेगा, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप में वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने देखा भी है ना, आप बताओ ना फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन लिथियम, ऐसे तो हाइड्रोजन तो भी छोड़ दो क्योंकि ये तो 17 पीरियड में भी रह सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, ठीक है। मैंने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियड टेबल का सेशियम। तो देख रहे हो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग तो आसानी से ना अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे ताकि वो लोग ऑक्टेट पूरा कर लें और स्टेबल हो जाएं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए ग्रुप वन के एलिमेंट या और ग्रुप टू के एलिमेंट्स ये लोग बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग आसानी से अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। ग्रुप वन के एलिमेंट तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट आसानी से दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऐसे तो मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग उनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो तो होता क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो आसानी से थी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, है ना। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो दूसरे को वो जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को जाकर रिड्यूस करेगा दूसरे एलिमेंट के एटम को, समझ में आ रहा है। तो मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो लेफ्ट साइड के जो पीरियडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड है उधर रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा है, और राइट साइड जो है उधर हमारे पीरियडिक टेबल के उधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है। तो हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की क्षमता अपने एटम्स के अंदर ऑफ द एलिमेंट, द ग्रेटर वुड बी द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट एन एलिमेंट दैट इज बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एजेंट। तो ऐसा कब किस में होता है, नॉन मेटल्स में ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स आप देखो फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना ज़्यादा है, या ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन को बस 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना आउटलेट पूरा कर ले। और द लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आप देख रहे हो लो वैल्यू आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो देखो तो सोडियम का, पोटेशियम का, रिबेरियम का, सेशियम का, लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लोग कम है, और ये मेटल्स हैं तो द ग्रेटर वुड बी कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस बिहेव एज स्ट्रांग रिएक्शन। तो आप बस एक चीज याद रखना कि जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का कैपेसिटी रखता है वो लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी पीना। हो गया था, यस, ओके। तो बस पीरियड में आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ता है, देख रहे हो, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटता है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा।
और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ गए तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घटेगा। मेटालिक प्रॉपर्टी वही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम जो है वो ज़्यादा मेटालिक होगा और जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, ये पीरियड के बारे में है और ये एग्जांपल्स हैं। आप एग्जांपल्स को प्लीज़ ज़रूर बनाना, अच्छा लगेगा बनाओगे तो समझ में भी आएगा। और नहीं हुआ तो एग्जांपल्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको भी अगले क्लास में डील करेंगे और अगली क्लास में लेवल 1 के क्वेश्चंस बनाएंगे। आप इसको बनाना कोशिश करना लेवल 1 के ट्रू फॉल्स को बनाने के लिए, फिर इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए और मैच द कॉलम और फिर एमसीक्यू। हम लोग कहाँ तक बनाएंगे इसको 30 और 45 तक इसको बनाएंगे। और आई एम सॉरी कि इतने दिनों बाद लैपटॉप, वैसे तो मेरा कुछ एग्ज़ाम था और कुछ थोड़ा आलसीपन भी था, एग्ज़ाम भी था और लैपटॉप का बैटरी भी ख़राब हो गया था, तो अब आज आया है तो आज बनाया इसको वीडियो को। सो कोशिश करूँगा रेगुलर रहने के लिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।